जिसका नाम रोली लाला रखा जाता है। उसको फोर्ट हारिस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। हुकूमत की तरफ से पाबंदी का सामना भी करना ना हुआ और गुस्से में गर्म अल्फाज के साथ उन्होंने ANC की नॉन वायलेंस पॉलिसी को चैलेंज कर दिया। फरवरी 1955 में हुकूमत ने सोफिया टाउन को तबाह कर दिया, लेकिन ये ट्रायल हुकूमत को ही उल्टा पड़ गया। एक ऐसी कैंपेन जो पहली दफा असला उठाने पर मजबूर हुई, एक पीसफुल प्रोटेस्ट पर गोलियां चलाकर 69 लोगों को मैरिट्सबर्ग के बाहर एक खामोश रास्ते पर पुलिस ने आखिरकार उनको गिरफ्तार किया। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो रॉयल फैमिली में पैदा होता है, लेकिन ये वैसा शहजादा नहीं जैसा हम सोचते हैं। 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक सूबे ईस्टर्न केप के छोटे से गांव एम्बिजो में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रोली लाला रखा जाता है। ये नाम एक खूबसूरत जबान इसी खोसा का लफ्ज है और इसका मतलब दरख्त की शाख खींचना, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है मुश्किल खड़ी करने वाला या ट्रबल मेकर। ये नाम एकदम फिट होता है क्योंकि ये बच्चा आगे चलकर वाकई में इसने बहुत सारी ट्रबल्स उठाई भी और बहुत सारी ट्रबल्स दी भी। ये बच्चा नेल्सन मंडेला के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और अपने मुल्क साउथ अफ्रीका में एक तारीखी और लंबी जंग का हिस्सा बन गया। एक ऐसी जंग जो अपार्टहाइड के खिलाफ थी। अपार्टहाइड का मतलब नस्ल की बुनियाद पर फर्क करना, यानी नस्लों को अलग अलग रखना। साउथ अफ्रीका में गोरों और कालों के दरमियान यानी ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान बहुत ज्यादा नफरत और जुल्म की कहानी थी, जिसमें लोगों को उनकी नस्ल की वजह से अलग अलग किया जाता और ये सब लीगल था। मगर मंडेला ने जुल्मों को कभी कबूल नहीं किया और उनका मिशन था कि ये सिस्टम खत्म करना है और अपने मुल्क को आजाद कराना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान इकबाल। आइए नेल्सन मंडेला के बारे में मजीद जानते हैं। गेडला हेनरी नेल्सन मंडेला के फादर, जो 1880 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, वो एम्बिजो गांव में थेम्बू के लोगों के चीफ थे। गेडला ने 4 शादियां की और उनके 13 बच्चे थे, इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला। गेडला हेनरी 1930 में इंतकाल कर गए जब नेल्सन की एज सिर्फ 12 साल की थी। नॉन सिग्नी फेनी नेल्सन मंडेला की मदर, जो पुनू गांव में पैदा हुई थी, नॉन सिग्नी फेनी 1968 में इंतकाल कर गई और नेल्सन मंडेला उस वक्त जेल में थे और उनको अपनी मदर की आखिरी रसूमात करने का भी मौका नहीं मिला। नेल्सन मंडेला के फादर के हालात उस वक्त खराब हुए जब उनको लीडरशिप से हटा दिया गया। गेडला ने अपनी कौम थेम्बू के लोगों के लिए काफी हिम्मत और अज़म के साथ काम किया था, लेकिन उनका इख्तलाफ व्हाइट कॉलोनियल अथॉरिटीज के साथ हुआ। व्हाइट कॉलोनियल अथॉरिटीज से मुराद वो गोरे अफसर और हुकूमत थी जो साउथ अफ्रीका पर उस वक्त हुकूमत कर रही थी। ये गोरे अफसर और इंग्लिश हुक्मरान साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों पर अपनी मर्जी के निजाम लगाते हैं और उन्होंने लोकल अफ्रीकन सरदारों को कंट्रोल में रखने के लिए कई कवायद और कानून बनाए हुए थे। गेडला ने एक मरहले पर इन अंग्रेज अथॉरिटीज के कानून को फॉलो करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें ये गलत लगते थे। उनका ये इख्तलाफ और इनकार कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आया और इसके नतीजे में उनका सरदाराना रुतबा छीन लिया गया। इस वजह से उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई और उनका खानदान फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गया। ये व्हाइट कॉलोनियल अथॉरिटीज असल में वो अंग्रेज हुकूमत थी जो साउथ अफ्रीका में अपनी हुकूमत चला रही थी और लोकल अफ्रीकन कौमों पर अपना निजाम जबरदस्ती थोप रही थी। इस वजह से नेल्सन मंडेला की मदर नॉन सिग्नी फेनी को अपने बच्चों के साथ पुनः शिफ्ट होना पड़ा, जो उनका इब्तदाई गांव था। 1925 में नेल्सन मंडेला ने प्राइमरी स्कूल जाना शुरू किया, तब वो तकरीबन 7 साल के थे। उन्होंने अपनी पहली तालीम पुनू के एक स्कूल प्राइमरी मेथोडिस्ट स्कूल में हासिल की। नेल्सन मंडेला अपनी बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखते हैं कि स्कूल के पहले ही दिन मिस मिदिंगा ने मुझे नेल्सन नाम दिया। Dingane asked, "What is your name?" I told him my African name, Kholihlas. He says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, "You are from today, you are going to be Nelson." उस वक्त साउथ अफ्रीका में और खास करके अंग्रेजी तालीमी इदारों में ये बात आम थी कि अफ्रीकन बच्चों को एक अंग्रेजी नाम दिया जाता। ये कॉलोनियल सिस्टम का एक हिस्सा था जिसमें लोकल कौमों को अपनी जबान और रिवाज से दूर करने की कोशिश की जाती। 1930 में नेल्सन मंडेला अपने वालिद के इंतकाल के बाद चीफ जोगिंतबा के घर शिफ्ट हो गए। ये एक बहुत अहम मोड़ था मंडेला की जिंदगी में, लेकिन सवाल यह है कि जोगिंतबा कौन थे और उन्होंने नेल्सन को अपने घर क्यों ले गए। जब थेम्बू किंगडम के पैरामाउंट चीफ के लिए
नए लीडरशिप की तलाश की जा रही थी तो गेडला ने जोगिंतबा के नाम सजेस्ट किया। जोगिंतबा को पैरामाउंट चीफ बनाया गया और उनका नेल्सन मंडेला के वालिद के साथ गहरा दोस्ती का रिश्ता था। जब गेडला का इंतकाल हुआ तो अपने पुराने दोस्त के बेटे को मदद फराहम करना उनका फर्ज बन गया। यही वजह थी कि जोगिंतबा ने नेल्सन को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और उसे अपने घर ले आया। जोगिंतबा ने सिर्फ नेल्सन को एक नई जिंदगी नहीं बल्कि उनके तालीम का भी इंतजाम किया। ये सब इसलिए था कि जोगिंतबा को यकीन था कि नेल्सन अपने वालिद की तरह लीडर बन सकते हैं। वो तकरीबन 9 साल तक चीफ जोगिंतबा के घर पर रहे जब तक उन्होंने फोर्ट हारे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया। 1934 में नेल्सन मंडेला क्लार्कबरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं जो इन कोबो के इलाके में है। शुरू में वहां के स्टूडेंट्स ने काफी मजाक उड़ाया क्योंकि उनका ताल्लुक एक बहुत ही छोटे गांव से था। 1937 में नेल्सन मंडेला हिल टाउन के वेस्टलायन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहां उनको ये एहसास होता है कि थेम्बू के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है और पूरे साउथ अफ्रीका में नस्ल की बराबरी नहीं। नेल्सन मंडेला की जिंदगी में यूनिवर्सिटी का आगाज 1939 में फोर्ट हारे यूनिवर्सिटी से होता है। वहां वो इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट से मुताला करते हैं। इस वक्त मंडेला ने कई लोगों और मेंटोर से दोस्ती की जिनमें के.डी. मताजिमा और ओलिवर टेम्बो शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के दिनों में वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल का हिस्सा भी बनते हैं। उनकी जिंदगी में यहाँ पहली दफा कौमियत और इंसाफ की अहमियत को समझने का मौका मिलता है जो बाद में उनके पॉलिटिकल बिलीव्स को शक्ल देता है। 1940 में नेल्सन मंडेला को फोर्ट हारे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लिया था जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था। इस दौरान जोगिंतबा ने नेल्सन मंडेला और जस्टिस की शादियां तय कर दी थी, लेकिन नेल्सन को यह मंजूर न था और वो जस्टिस के साथ जोहान्सबर्ग भाग। जोहान्सबर्ग एक मुख्तलिफ तरीके का शहर था। कुछ लोगों के लिए ये मौके का और कुछ लोगों के लिए नफरत और जुल्म का सिक्का। मंडेला को जल्दी समझ आ गया कि उनके इर्द गिर्द जो दीवारें हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सिस्टम की दीवारें हैं, मतलब हुकूमती पॉलिसी लेवल। मंडेला ने अलेक्जेंडर टाउनशिप में एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया जो एक बहुत गरीब इलाका था जहां सिर्फ ब्लैक साउथ अफ्रीकन रहते थे। यहाँ मंडेला ने वो जिंदगी देखी जो अपार्थाइड के जुल्म से हर रोज गुजरती, जहां उन लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं मिलते थे और जिनको अपने घर की गलियों तक ही महदूद कर दिया जाता था। अलेक्जेंडर टाउनशिप और वहां की तंग गलियां, बिजली का ना होना और हर तरफ गुर्बत के रक्स ने जिंदगी एक जंग बना दी। लेकिन इन मुश्किलों में भी मंडेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। नेल्सन को ऐसे लगने लगा कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक साउथ अफ्रीकन होना एक ऐसी दुनिया में रहने के बराबर था जो तफरीक से भरी हुई थी। इसी कशमकश के दौरान मंडेला की मुलाकात वोल्टर सिसुलू से हुई जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के एक उभरते हुए लीडर थे। सिसुलू ने मंडेला की सलाहियत पहचानी और इनको अपार्थाइड के खिलाफ सियासी तहरीक में हिस्सा बनाया। अलेक्जेंडर टाउन के इन छोटे छोटे कमरों में जहां वो ANC की मीटिंग्स भी अटेंड करते थे, वहां मंडेला को समझ आने लगी थी कि ये आजादी की मेहनत सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका के लिए थी। वोल्टर सिसुलू ने मंडेला को एक लॉ फर्म में क्लर्क की नौकरी दिलवाई। मंडेला ने बहुत ही लगन से काम करना शुरू किया। 1942 में मंडेला ने आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की और 1942 में ही ANC में शमूलियत। 1943 में LLB की डिग्री हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 1944 में मंडेला ने ओलिवर टेम्बो और एंटन लिम्बिट के साथ मिलकर ANC की पार्टी की यूथ लीग बनाई। मंडेला के आसपास की दुनिया बदल रही थी। 1946 में 70,000 से ज्यादा माइन वर्कर्स ने सैलरी और वर्किंग कंडीशन की मांग करते हुए स्ट्राइक कर दी, मगर उसमें तशद्दुद और रुसवाई से ज्यादा कुछ ना मिला और रियासत ने इनकी स्ट्राइक को कुचल दिया। इस वाक़े ने मंडेला की जिंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ा। इसी वक्त के दौरान मंडेला ने एक और तहरीक से भी इंस्पिरेशन ली जो कि एक मुसलमान लीडर डॉक्टर यूसुफ दादू और उनके साथी डॉक्टर GM नाइकर की थी। वो भी अपार्थाइड के खिलाफ ही लड़ रहे थे और इन लोगों का मानना था कि किसी भी वायलेंस के बगैर पीसफुल प्रोटेस्ट करके भी तहरीक यूजफुल हो सकती है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशंस करना, बॉयकॉट करना, पिटीशंस डालना, सिविल डिसोबीडियंस करना यानी टैक्स वगैरह ना देना जिससे हुकूमत को इकोनॉमिकल लॉस हो। 1948 में नेशनल पार्टी हुकूमत में आती है और अपार्थाइड का कानून ऑफिशियल तौर पर नाफिज कर देती है। अपार्थाइड एक ऐसा निजाम जो व्हाइट माइनॉरिटीज को तरजीह देता निस्बतन ब्लैक साउथ अफ्रीकन पर। 1949 में मंडेला और उनके साथी ने ANC के प्रोग्राम ऑफ एक्शन को तैयार करने में मदद की। 1952 में नेल्सन मंडेला और ANC ने अपार्थाइड के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर डिफाइंस कैंपेन का आगाज किया। इस कैंपेन का मकसद अपार्थाइड की नस्ल यानी रेसिज्म के कवानीन को खुलकर चैलेंज करना था।
ये पहली नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट थी जिसमें सब ने मिलकर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट। लोगों ने अपार्थाइड के लॉ से खिलाफ वर्जी करते हुए पब्लिक प्लेसेस पर बिना रुकावट एंटर किया, बिना ID कार्ड के सफर किया और नस्ली तफरीक के रूल्स को खुले आम तोड़ना शुरू। इस कैंपेन ने साउथ अफ्रीका में एक नए चैप्टर का आगाज, जहां मंडेला की रहनुमाई और हिम्मत ने इनको सिर्फ एक सियासी लीडर ही नहीं बल्कि एक कौम का हीरो बना दिया। इस कैंपेन के दौरान मंडेला और उनके 51 साथी को हुकूमत की तरफ से पाबंदी का सामना भी करना पड़ा, जिसके तहत उन्हें पब्लिक मीटिंग्स में शमूलियत और स्पीचेस देने से रोक दिया गया। मगर ये हुकूमती पाबंदी भी इनके जज्बे को ना रोक सकी। इस वक्त तक मंडेला ANC के सिर्फ डेप्यूटी प्रेसिडेंट नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए सिंबल बन चुके। मंडेला ने एक नया प्लान तैयार करना शुरू किया जिसे इन लोगों ने M प्लान का नाम दिया। M प्लान एक स्ट्रेटेजी थी जो ANC को अंडरग्राउंड रहते हुए जिंदा रखा। इस प्लान के तहत एक खुफिया सेल का निजाम था जो ये यकीन दिलाता था कि ANC के कम्युनिकेशन चैनल्स हमेशा एक्टिव रहेंगे, चाहे हुकूमत ने ANC को इलीगली क्यों ना करार दिया हो। ये स्ट्रेटेजी इस बात को समझने में मदद करती थी कि मूवमेंट जारी रह सके, चाहे अपार्थाइड का निजाम कितना ही मजबूत क्यों ना हो। उस वक्त मंडेला सिर्फ एक आजादी के जंगजू नहीं थे, वो एक प्रोफेशन से वकील भी थे। ओलिवर टेम्बो के साथ मिलकर इन्होंने साउथ अफ्रीका में पहली दफा अपने लोगों के लिए एक लीगल फर्म खोली। मंडेला और टेम्बो काफी जल्दी अपने लोगों के लिए इंसाफ और उम्मीद की रोशनी बना गए। लेकिन जब मंडेला कोर्ट रूम में इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, उसी वक्त हुकूमत सोफिया टाउन जैसे कम्युनिटीज को तबाह करने का इरादा बना ली। सरकार का वेस्टर्न एरियाज रिमूवल स्कीम के तहत 60,000 ब्लैक अफ्रीकन को निकालकर कहीं दूर और शिफ्ट करने का प्लान बनाया। ANC ने इस जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत कैंपेन शुरू कर दी और उसकी क़यादत मंडेला कर रहे। सोफिया टाउन की एक रैली में मंडेला से बर्दाश्त ना हुआ और गुस्से में गर्म अल्फाज के साथ उन्होंने ANC की नॉन वायलेंस पॉलिसी को चैलेंज कर दिया और कहा कि वायलेंस ही अकेला हथियार है जो अपार्थाइड को खत्म करेगा। और रैली में आम लोगों ने जोरदार तालियां बजाई और उनको सपोर्ट। लेकिन ANC के लीडर्स ऐसे रेडिकल एक्शंस के लिए तैयार ना थी। मंडेला को एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से इस बात पर सजा भी दी गई। फरवरी 1955 में हुकूमत ने सोफिया टाउन को तबाह कर दिया। धूल और मलबा आसमान में उठा और उन लोगों के दिल भी टूट गए जो इस शहर को बचाने के लिए अपनी जान लगाए हुए। उनमें से एक मंडेला भी थे। मंडेला ने अपनी आंखों के सामने सोफिया टाउन को गिरते देखा और उस पल इनको ये एहसास हुआ कि सिर्फ नॉन वायलेंट मज़ाहमत अपार्थाइड जैसे जख्म को मिटाने के लिए काफी नहीं होगी, बल्कि कुछ और करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो इनको हिला कर रखे। नेल्सन मंडेला का सफर अभी शुरू ही होता है। लीगल बैटल से लेकर खुफिया प्लान्स तक, भाषण से लेकर पब्लिक स्पीचेस तक, वो एक ऐसे लीडर की शक्ल ले रहे थे जो एक दिन साउथ अफ्रीका की आजादी की जंग की क़यादत करेंगे। मंडेला को इस बात का अंदाजा था कि आगे रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ये इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे, चाहे कोई भी कीमत हो। दिसंबर 5, 1956 एक ऐसा दिन जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। नेल्सन मंडेला और उनके 155 साथी गद्दारी के इल्जाम यानी साउथ अफ्रीकन स्टेट को गिराने की साजिश में गिरफ्तार कर लिए गए ताकि अपार्थाइड के खिलाफ बढ़ती मूवमेंट को रोका जा सके। जोहान्सबर्ग में जेल की ठंडी दीवारों के दरमियान मंडेला और उसके साथियों ने हकीकत का सामना किया और मजबूती से डटे रहे। कैदियों के साथ मिलकर मंडेला आजादी के गाने गाते, जिसमें एक गाना सबसे ज्यादा सुनाई देता था, होशियार रहो, मींस beware stardom, beware of the black man। स्टारडम साउथ अफ्रीका के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जो अपार्थाइड के कानून को सपोर्ट करते। ये गाना सिर्फ लफ्ज ही नहीं थे, ये मजम्मत का हथियार था। असल लड़ाई कोर्ट रूम में लड़ी गई। सरकार ने बनावटी सबूत पेश किए, उम्मीद रखते हुए कि मंडेला और उसके साथी को गद्दारी के जुर्म में साबित कर देंगे और उनको सजा देंगे। मगर डिफेंस जैसे शानदार वकील ब्रैम फिशर की क़यादत में झूठ को बेनकाब कर दिया। उन्होंने सरकार का केस एक एक करके खत्म कर दिया। असल में गद्दारी का ट्रायल अपार्थाइड की तहरीक को कुचलने के लिए था, लेकिन ये ट्रायल हुकूमत को ही उल्टा पड़ गया। इस ट्रायल की वजह से और भी बहुत से लोग मंडेला के साथ जुड़े और उन्हें सपोर्ट भी किया। मंडेला ने भी ये ठान लिया था कि वो इस ट्रायल के सामने एक टूटे हुए इंसान की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह फेस करेगा। ऐसा लीडर जो आजादी के लिए और भी ज्यादा लड़ने के लिए तैयार। गद्दारी के ट्रायल के बाद 1961 में नेल्सन मंडेला नजर आम से गायब हो गए। एक जिंदा रहने की जिंदगी गुजार रहे थे।
वो अब सिर्फ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर नहीं थे, बल्कि वो एक फ्यूजिटिव भी बन गए। एक ऐसी सरकार से बचने की कोशिश कर रहे थे जो उनको कुचलने पर तैयार थे। बचने के लिए मंडेला होलिया बदलकर शहर में पुलिस की नजरों से बचकर छुपते रहे। प्रेस ने इनको ब्लैक पिंपरनेल कहना शुरू किया, एक ऐसा आदमी जो हमेशा पुलिस को चकमा देकर बआसानी निकल जाए। ANC के M प्लान के तहत दिसंबर 1961 में एक नया चक्कर शुरू हुआ। मंडेला और उसके साथियों ने उम्फोनो वी साइजवे का आगाज किया, एक ऐसी कैंपेन जो पहली दफा असला उठाने पर मजबूर थी।